नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, आज से ठीक एक हफ्ता पहले इस चैनल ने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर रोक किया है, जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन बंद किया है, क्या वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जनरल के सिन्हा तब भी मेरे साथ थे, आज वो फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान और चीन का डबल धोखा है और साइबर के लिहाज से आज एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च ये चैनल आपके सामने लेकर आ रहा है। आप बने रहिए। ये शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे सामने जो आज हमारे शो है, इसकी जो थीम है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी जो हमारे पास जानकारी है इसको देखें आप। यहां पर ये देखें आप, वार्ता का दिखावा, हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान। ये नेक्स्ट LAC पर शांति की बात, भारत पर साइबर घुसपैठ, ये चीन की हरकत है। रॉयटर्स के हवाले से खबर हमारे पास है। सहयोग की चर्चा, निशाने पर इंडियन वैक्सीन, ये चीन की हरकत है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और शुरुआत है ब्रेकिंग न्यूज। भारत के खिलाफ लश्कर, जैश और हिजबुल का खतरनाक प्लान। फ्लैश करें। घुसपैठ के लिए लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों की मीटिंग। हिजबुल के आतंकी कमांडर तारिक, लश्कर के ताला और जैश के नजीम ने की बैठक। रजौरी पुंछ के रास्ते घुसपैठ की साजिश। POK में 200 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की तैयारी में जुटे। इरफान मेरे साथ मौजूद है। इरफान, पूरी जानकारी दीजिए। बहुत बड़ी खबर है, एक तरफ सीज फायर बंद कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ यह घटना। देखिए, बिल्कुल निशांत, जो सूत्रों से खबर मिली है उसके मुताबिक लश्कर, जैश और हिजब के करीबन 200 मिलिटेंट्स ने कल POK के इलाके में एक बैठक की है, जिसके बाद कुछ मिलिटेंट्स ने, जिसमें लश्कर, हिजब और जैश के मिलिटेंट्स शामिल हैं, उन्होंने राजौरी और पुंछ सेक्टर के इलाके में रैकी भी की है, ताकि जो घुसपैठ के जो नए प्रयास है पाकिस्तान की तरफ से, उसे कैसे अमल में लाया जाए। आपको पता होगा कि घाटी में खासतौर पर बर्फबारी के बाद जो घुसपैठ करना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और तब जब CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी लगातार ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से आगे बढ़ाते हुए 250 से ज्यादा मिलिटेंट्स को अलग अलग मुठभेड़ में साउथ कश्मीर और कश्मीर के अन्य हिस्सों में मारा गया है, उसके चलते में कमी आई है, घुसपैठ में कमी आई है और हथियारों की बड़ी तादाद में घाटी में मैं थोड़ा सा इस खबर पे आगे बढ़ूंगा। अंकित मेरे साथ है। अंकित, क्विक रिएक्शन। अंकित, आतंकियों की कोशिश की जा रही है घुसपैठ कराने की। जम्मू में टनल्स मिल रही थी, नंबर 1। अभी सीज फायर वायलेशन रुका हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर हमारी फौजों के क्या हालात हैं? देखिए निशांत, अगर ग्राउंड की बात की जाए, भारतीय सेना की तरफ से पूरी छूट दी गई है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पूरी तरीके से अलर्ट हमारे सुरक्षा बल है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से खबर निकल के सामने आई कि POK के अंदर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव है, 200 से 250 आतंकी जो थे वो वहां पे मौजूद है। लेकिन एक अहम जानकारी निशान में आपको बता दूं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जितना सारा फोकस लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों को था, वो शिफ्ट होकर अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ आ गया है। यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तान लगातार ये प्रयास करता है कि आतंकियों की जो घुसपैठ है वो टनल के जरिए की जा सके। और इन सब के बीच पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका और सियालकोट इलाके में भी कई आतंकियों के लॉन्चिंग आप जो मुझे जानकारी दे रहे हैं मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। जनरल सेना, आपको आपकी बात अक्षरशः सच होती जा रही है। लेकिन पहले सुमित की एक और खबर। भारत के खिलाफ अपनी जंगी तैयारियों को मजबूत कर रहा है पाकिस्तान। शांति की आड़ में अपने हथियार के जखीरे को मजबूत करने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी ने 21 मार्च तक सभी पुराने हथियारों को दुरुस्त करने का आदेश जारी किए। पाकिस्तानी नौसेना चीफ ने ऑपरेशन कमांडर्स को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए और सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए निशान, सबसे अहम जानकारी यही कि जिस तरीके से आप, मैं और सिन्हा साहब उस दिन भी जुड़े थे और हमारे तीनों के डिस्कशन में बात कही थी कि भारतीय इंडियन आर्मी जो है अलर्ट है, उसको पता है पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में। और अभी ये इंटेलिजेंस इनपुट उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपने कई कैंट्स में, फॉरवर्ड मोस्ट एरियाज के कैंट में ये लगातार ऑर्डर दिया है कि उनके पुराने टैंक, आर्टिलरी, मशीन गन्स को दोबारा से ठीक किया जाए। इसके अलावा जो उनके जो एम्यूनेशन डिपो हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट पैनल की टीम भेजी गई है।
पुराने एम्यूनेशन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इस पर भी काम चल रहा है। और वहीं उनका एक और विंग है जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें वो यूएवीज ले रहे हैं रशिया से, लगातार स्नाइपर्स ले रहे हैं अपने T-80 टैंक्स के लिए, थर्मल स्टेशंस ले रहे हैं या फिर उनके थर्मल पावर वो ले रहे हैं, जिसका मकसद है कि नाइट विजन कैपेबिलिटीज को T-80 टैंक्स को बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है। और जनरल सिन्हा इस बात को बखूबी जानेंगे मैं कि आप जो जब इस बता रहे हैं मैं तरीके से सीधे काम किया चलूंगा जाता है। जनरल सिन्हा के पास हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सुमित बने रहिए हमारे साथ। स्क्रीन पर पवन दुग्गल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये वो लोग हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल सर, आपका स्वागत है सर। जनरल सिन्हा मेरे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा, जिन्होंने इस बात की पूरी एक एक चीज भविष्यवाणी की थी, पाकिस्तान ऐसा करने वाला है। अश्विनी मेरे साथ मुंबई से हैं, इरफान, अंकित और सुमित को आप पहले ही देख चुके हैं। जनरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने जब आज से एक हफ्ता पहले बात की थी तो आपने इस चैनल पर सीधे तौर पर कहा था कि निशांत, पाकिस्तान इज बाइंग टाइम, वो बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहा है। सर, एक तरफ वहां पर मीटिंग चल रही है आतंकियों की, ये अपने हथियारों को एवेल्युएट कर रहे हैं, आपका टेक क्या है? देखिए, मेरा टेक तो बड़ी सिंपल है, जो आपने बात अंकित की है। देखिए, पाकिस्तान इन चीजों से बाज नहीं आएगा। हम सोचेंगे कि पाकिस्तान शायद टेम्ड हो गया है और इस तरह की बातचीत करके वो 2003 की स्थिति में चले जाए जिसमें हमारा एग्रीमेंट हुआ था। देखिए, ये थोड़े समय के लिए है, हो सकता है कि वो बॉर्डर पे फायरिंग ना करे, मगर जो चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां जो आपके रिपोर्टर बता रहे थे, जो सक्कड़गढ़ का इलाका पड़ता है, जो साउथ ऑफ जब आप देखते हैं वो इलाका जहां पर हमारा कॉरिडोर्स हैं जो खुले हैं, खास करके पंजाब के अंदर में, और सक्कड़गढ़ से लेकर के सियालकोट से लेके जम्मू तक, इस इलाकों में जो टनलिंग हुई है, टनलिंग ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, टनलिंग पहले भी होती थी, मगर जो टनलिंग है प्रोफेशनल टनलिंग है। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को भेजने के लिए, हथियार भेजने के लिए और सारी चीजों को मुहैया कराने के लिए। तो ये चीजें जो आपको दिखाई देती हैं कि एलओसी से शिफ्ट करके आईबी आ जाएगी, ऐसा नहीं। मेरा मानना यह है, सकड़गढ़ से लेकर के पूरा आप ले ले, जो जिसमें जो मेंढर का इलाका आता है वहां तक, एलओसी का इलाका, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को मैं थोड़ा छोड़ देता हूं, इस इलाके में गतिविधियां आपको इस समर में आते समय में बढ़ती हुई नजर आएंगी। ओके सर, मैं एक बार ये जानकारी और आगे दिखाता हूं। आइए जरा यहां पर सीधे चलते हैं। पवन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता लगा आपके पास समय कम है, बट आई एम कमिंग टू यू सर। बहुत तेजी से जंग की तैयारी में पाकिस्तान T-80 टैंक के लिए थर्मल इमेज साइट की खरीद, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 12.7 मतलब 12.7 mm स्नाइपर राइफल्स खरीद के लिए दक्षिण अफ्रीका की कंपनी से करार किया गया है। भारी तादाद में रूस में बने मिनी यूएवीज की खरीद, एयरफोर्स के लिए चीन से नए रडार सिस्टम की खरीद की जा रही है। फॉरवर्ड गैंड में मौजूद पुराने टैंक, तोप, हैवी मशीन गन को 21 मार्च तक रिपेयर करने का आदेश दिया गया है। यह तो बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन यहीं से एक और बड़ी खबर, जंग की तैयारियों का जायजा लेने रावलपिंडी पहुंचे जनरल बाजवा। बड़ी खबर, बाजवा ने रावलपिंडी के ऑर्डिनेंस डिपो में जंग की तैयारियों का जायजा लिया। पाकिस्तान आर्मी के कमांडर्स के साथ बाजवा ने की बैठक। और मैं यहां पर सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, एक एक चीज अक्षरशः सत हो रही है, क्या समझा जाए? ये ऐसे ही तो गए नहीं होंगे वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, यही नहीं कि बाजवा अभी गए हैं। 23 फरवरी को एक नेवी सेमिनार हुआ था, जब उनके नेवी चीफ ने अपने सभी ऑपरेशन कमांडर्स को यह हिदायत दी थी, ये ऑर्डर दिया था कि आपको तैयार रहना है शॉर्ट नोटिस में। और इसके अलावा उनके एयरफोर्स चीफ भी लगातार अपने जब एयर वॉरियर से मिलते हैं तब यही हिदायत दी जाती है। तो आप मानिए, ना सिर्फ हथियार खरीदना, अपने पुराने साजो सामान को तैयार करना और अपने जवानों को बूस्ट करना या उनके मोराल को बूस्ट करना, ये दिखा रहा है कि तैयारियों का जायजा या फिर पाकिस्तान का इंडिकेशन किस तरफ है। हालांकि आप ये भी मान लीजिए कि भारतीय सेना को इसका इंडिकेशन बहुत पहले से है, बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ऐसा करता आया है, लेकिन हमको इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। निशांत, आप जो बता रहे हैं और ये हमारे सामने बड़ी खबर है। अब मैं सीधे चल रहा हूं एक बहुत बड़ी
खबर आपके सामने खोलने जा रहा हूं। चीनी साइबर अटैक के बाद अलर्ट मोड में देश की सुरक्षा एजेंसियां। बड़ी खबर, संवेदनशील कंपनियों को साइबर सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। मुंबई में हुए साइबर अटैक पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने सौंपी रिपोर्ट। 100 पन्नों की रिपोर्ट में साइबर अटैक से बचने के लिए दिए गए सुझाव। सीधे चलूंगा मैं, अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, 12 अक्टूबर 2020 को जो साइबर अटैक हुआ था उसके बारे में जो जांच हुई, जांच में पता चला कि कई ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस के जरिए लगातार पावर ग्रिड फेल करने की कोशिश की जाती रही है। इसके अलावा 14 जो इसमें वायरसेस डालने की कोशिश की गई, उसके बारे में जो है ट्रोजन हॉर्सेस वायरसेस डालने की कोशिश की गई, उसके बारे में जानकारी सामने आई है। लगातार ये अटैक चीन की तरफ से हो रहा था। विदेशी मीडिया में भी ये खबर सामने आई और जब ये पावर ग्रिड फेलियर की जानकारी आई थी उसी वक्त ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसके बारे में हम जांच कराएंगे। और जांच कराने के बाद ये चीज़ें सामने आई कि चाइना की तरफ से इस तरह के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और ये अटेम्प्ट लगातार हो रहे हैं। और जिससे जो एजेंसियां हैं उन्होंने सभी पावर ग्रिड को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। देश के तमाम जो है बिजली कंपनियों को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उससे बचा जा सके। 100 पन्नों की इस रिपोर्ट में एक चैप्टर पूरा सिर्फ डेडिकेट किया गया है कि कैसे इस तरह के साइबर अटैक से बचा जा सकेगा। आईटी साथ ही जो ऑपरेशनल सिस्टम है उसको पूरी तरह से अलग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आईटी के जरिए ही साइबर अटैक किया जा सकता है और ऑपरेशनल जो सिस्टम है कहीं उस पर इसका फर्क ना पड़े, इसलिए इन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए। और ये इसके अलावा और भी कई सुझाव दिए गए हैं। आप जो बता रहे हैं, आप ही की जो खबर है मैं अपने दर्शकों को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं पवन सर के पास आऊंगा। आइए जरा दिखाइए, यहां पर हमारे पास जो जानकारी है, मुंबई में जो साइबर अटैक की खबर आ रही थी उस पर साइबर सेल ने क्या कहा है। जांच में साइबर हमला करने वाले 14 मैलवेयर मिले हैं। नंबर 1, चीन के साइबर अटैक से सावधान। 8 GB डेटा अज्ञात विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर हुए। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। संवेदनशील कंप्यूटर में लॉगिन करने की कोशिश हुई। नेक्स्ट, हैकर्स ने भारत के 10 संगठनों को निशाने पर लिया था। 4 से 5 संगठन बिजली सप्लाई से जुड़े हुए थे। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर पवन सर मेरे साथ मौजूद है। पवन सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा ये जो इंफॉर्मेशन है हैकर्स को लेकर, ये कितना बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज हो गया है चाइना का, खासकर देखते हुए पोस्ट गलवान। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। या तो हम चैलेंज को रिकॉग्नाइज करें और उसको मीट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएं, या दूसरा है कि उसको कारपेट के नीचे दबा दें, आंखें बंद कर लें और कहें कि कुछ ज़रा चीज़ हुई नहीं है। मुझे लगता है पहला अप्रोच ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, आज साइबर आक्रमण के नए नए स्वरूप, नए नए अवतार सामने नजर आ रहे हैं। उद्देश्य ये आक्रमणों का बहुत स्पष्ट होता है कि आप वॉर फील्ड में ना करें, बैटल फील्ड में ना करें, बल्कि साइबर स्पेस में करें। लिहाजा इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू जो टारगेट राष्ट्र है उसके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। अधिकांश तौर पर ये टारगेट्स इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, पावर ग्रिड्स, बैंकिंग, गवर्नमेंटल सेक्टर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो अब ये जो टारगेटिंग हुई है, हम ऑलरेडी अब देख रहे हैं कि एक प्रयास किया जा रहा है, नहीं सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ है। चलिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका खुद ही स्टेटमेंट कहता है कि 1 महीने बाद भी फिर चाइना ने आक्रमण करने की कोशिश करी। सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको एक वेकअप कॉल लेते हुए हम तैयारी अपनी कर सकते हैं कि हम अपने जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट कर सकें। क्या जरूरी नहीं है कि भारत के पास आज की तारीख में एक नया डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून हो जो हम लोगों को इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क प्रदान कर सकें। आज हमारी जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की है वो कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। आज कुछ क्लैरिटी नहीं है कि जब इस तरह का आक्रमण होता है तो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि इस तरह के अटैक्स ना हो सके। तो मुझे लगता है इस पर हम तवज्जो जल्दी दें तो अच्छा है, वरना होगा क्या कि कहीं ना कहीं ये अटैक्स आने वाले समय में भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हम इस पर काम करें उतना अच्छा है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे यहां पर आपके सामने एक खबर लेकर आ रहा हूं और अश्विनी मेरे साथ मौजूद हैं। रेड इको हैकर ग्रुप ने पावर ग्रिड के कंट्रोल रूम को निशाना बनाने की साजिश की थी। यह रिपोर्ट्स के हवाले से खुलासा हुआ है। चीनी हैकर पावर ग्रिड की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने में नाकाम रहे, यह रिपोर्ट कह रही है। संवेदनशील सिस्टम में घुसपैठ करने में नाकाम रहे चीनी हैकर्स, यह भी रिपोर्ट कह रही है। चीनी हैकर्स ने मुंबई में अफरा तफरी फैलाने की साजिश रची थी। अश्विनी,
ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं सीधे चाहूंगा कि आखिर इसमें मैं एक और फैक्ट अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो मिस आउट है यहां पर। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आपके सामने बहुत वैलिड है वो यहां पर देखें आप, वो देखिए क्या है ये जो रेड इको की रिपोर्ट आ रही है, इसमें भी खासकर आपके सामने जो एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर ये है कि बाकायदा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC उसने ये कहा है कि ये सारी चीजें जो है, जो डिटेलिंग आपके सामने आ रही है वो उसने कहा है। अश्विनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वो कामयाब नहीं रहे तो फिर उन्होंने इतना नुकसान कैसे पहुंचाया? क्या ये सवाल मन में नहीं आ रहा है? जी देखिए, उन्होंने जिस तरह की बड़ी कोशिश की थी उसमें कामयाब नहीं हुए। हाँ, ज़रूर है कि कुछ घंटे मुंबई की बिजली गुल हुई, उसमें कामयाबी उन्हें हासिल हुई, लेकिन जानकारी के मुताबिक सिर्फ मुंबई नहीं, देश के और कई बड़े शहर उनके टारगेट पर थे। वहाँ पर वो इस तरह की कुछ अफरा तफरी नहीं मचा सके। मुंबई में जैसे ही ये उन्होंने सिस्टम के साथ गड़बड़ी छेड़खानी की, उसके तुरंत बाद जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो लगातार इस पर काम करते रहे और 2 से 3 घंटे में बिजली अलग अलग इलाकों में रिस्टोर होने लगी। कहीं ना कहीं एक जो लूप होल्स था उसका इस्तेमाल जो है इन हैकर्स ने किया। अब उन लूप होल्स को भरा जा रहा है ताकि इस तरह से वापस इस तरह की घटना ना हो। और जब ये कुछ तमाम बातें सामने आ गई हैं, तब क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप साइबर विभाग की तरफ से बताया गया है। साथ ही जो IT सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में तमाम जानकारियां ऊर्जा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से शेयर की और कैसे इस पर जो है रोकथाम लगाई जा सकती है, तमाम उपाय जो है सुझाए गए हैं। आप जो बता रहे, मैं राहुल मेरे सहयोगी जो भी मेरे PCR में, राहुल रेड इको वाली जो वॉल है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देना चाहेंगे। आइए जरा यहां पर दिखाएं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी हमारे पास नहीं, जो रेड इको वाली वॉल है, सबसे पहले जो हमारे पास खबर है उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर देखें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी जो खबर है हमारे पास, आइए जरा प्ले करें इसको। चीन जो है वो किस तरीके से क्या क्या करता है, ये देखें आप। PLA की शैतानी साइबर फोर्स, 1997 में PLA ने 100 सदस्यों का पहला हैकर ग्रुप बनाया था। नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये है PLA की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स साइबर अटैक को अंजाम देती है। नंबर 3, 2013 में पहली बार PLA के साइबर जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। नंबर 4, 2015 में चीन ने ये अमेरिका के साथ साइबर सुरक्षा का समझौता किया। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर साइबर अटैक को अंजाम देता है चीन। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर बदनामी से बचने के लिए पाकिस्तान उत्तर कोरिया से साइबर अटैक करते हैं PLA के हैकर्स और गायब हो जाते हैं। यहां पर मैं चाहूंगा खाली राहुल इस वॉल के साथ सिर्फ पवन दुग्गल सर के पास चलेंगे और सिर्फ उनको दिखाइएगा। पवन सर, ये जो चाइना की स्ट्रैटेजी है वो आप अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस से आते हैं, अटैक करते हैं, चले जाते हैं, इसका कोई ऑल्टरनेट है हमारे पास? देखिए, हमारे पास सिर्फ सतर्क सजग होने का ऑल्टरनेटिव है, वो तो नए नए प्रयास करते रहेंगे। अब सवाल है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने डिफेंसेस को अप कैसे कर सकते हैं। सेंध लगाने में तो वो नए नए तरीके ईजाद करेंगे और जहां जहां कमजोरी होगी वहां पर वो आएंगे जरूर। लेकिन उन्हें मालूम है कि भारतवर्ष ने कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर रखी है। हमारे पास कोई कानून नहीं है, हमारे पास कोई नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है साइबर सुरक्षा को लेकर। यहाँ तक कि हमें ये भी सोच नहीं है हमारे पास कि अगर इस तरह का आक्रमण होता है तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर क्या काम कर सकते हैं। हमारा अपना एक यूनिक राष्ट्र है जहाँ पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल सरकारों के हाथों में है बल्कि साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी है। तो लिहाजा ये थॉट प्रोसेस के केवल साइबर सुरक्षा के काम सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगी, ये बात इतनी ज्यादा उसका औचित्य नहीं है। आवश्यकता है कि दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, अपने डिफेंसेस अप करने पड़ेंगे, एक डेडिकेटेड साइबर आर्मी बनानी पड़ेगी जो 24 घंटे भारत के प्रभुता संबंधी इंटरेस्ट इंटरनेट पर जो है उसका संरक्षण कर सके। अगर कोई आक्रमण होता है तो तुरंत उसको ब्लॉक कर सके और इंश्योर कर सके कि भारत साइबर रेजिलियंस के पथ पर है। यानी कि हमें मालूम है हम पर आक्रमण होगा, लेकिन आक्रमण होने के बाद कितनी जल्दी हम पुनः से वापस नॉर्मलसी पर आ सकते हैं साइबर रेजिलियंस मोड के द्वारा, उस पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, ज्यादा जागरूकता तमाम स्टेक होल्डर्स में करनी होगी और यहाँ तक कि उपभोक्ताओं में भी। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में
अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक बुनियादी तौर पर चुनौती बनी रहेंगी। ये इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि वो नए तरीके अपना रहे हैं, कोई बात नहीं, हम डिफेंस के नए और तरीके अपनाएंगे, हम अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लेवल पर प्रोटेक्शन पर ले जाएंगे ताकि अगर आक्रमण हुआ भी तो कम से कम नुकसान हो। तो बहुत आप जो बता रहे हैं सर, अब मैं आपके सामने, आपको तो शायद पवन सर हैरानी ना हो, उसके बाद मैं जल साहब के पास आ रहा हूं, सुमित के पास आ रहा हूं कि हमारी तैयारी क्या है, लेकिन आइए जरा अब जरा देखें हम लोग किन किन कंपनीज को टारगेट किया जा चुका है, बल्कि उससे पहले कब कब टारगेट किया गया है, उससे पहले कब कब, राहुल सबसे पहले कब कब टारगेट किया गया है भारत को, आइए दिखाते हैं। ये जरा यहां पर देखें आप इसको, ये समझने वाली बात है कैसे किस किस कब कब टारगेट किया गया, ये आप देखें हमारे सामने कब कब भारत को टारगेट किया गया। ये देखें आप, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट को 2012 में, एनआईसी की वेबसाइट को 2009 में, पीएमओ डीआरडीओ को 2013 में, नॉर्दर्न पावर ग्रिड को 2012 में, ये सब टारगेट किए जा चुके हैं। ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये शॉकिंग रेवलेशंस हैं और ये बहुत हाई जिसको कहा जाए प्रोफाइल कंपनियां। मैं सीधे इस वॉल के पास सीधे जल साहब के पास चलूंगा। जल साहब, वो हमारे की इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं, कई बार कामयाब होते हैं बट वो टारगेट कर रहे हैं। पहले तो हम काउंटर रिएक्टिव हैं एक, या फिर हम प्रोएक्टिव हैं। आपका जो फाइंडिंग्स हैं, आपकी रिसर्च है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? देखिए निशांत जी, इसके ऊपर में हमारी बहुत सारी चीजें हैं और मिलिट्री तरीके से, जो क्योंकि ये देखिए ये मिलिट्री डोमेन में आता है। चाइना मिलिट्री स्ट्रैटेजी जब उसने बनाया, जैसा आपने बताया 1997, 2 साल पहले कारगिल वॉर के तहत, जब उसने 100 लोगों का एक आर्मी बनाई थी और साइबर वॉर आर्मी कहते थे। देखिए उसमें उन्होंने 3 चीजें रखी थी, साइबर एस्पियोनाज, साइबर सबोटाज एंड साइबर सबवर्जन। जो आप अभी बात कर रहे हैं वो केवल सबोटाज का हिस्सा है, साइबर स्पेस का सबोटाज जो करते हैं। एस्पियोनाज में वो घुसे हैं जिसका आपने अभी नाम लिया था, जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और भारत बायोटेक में। और देखिए ये चीज जब आप सुनिए, सीईओ जो रितेश हैं, जो साई फार्म का, उनका रिपोर्ट पढ़िए, वो MI6 ब्रिटेन में भी रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने ये पाया है जो स्टोन पांडा है, जो चाइना का, जैसे आपने नाम लिया रेड इको, उसी तरह एक स्टोन पांडा है, उसको APT-10 कहते हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर में अटैक किया है। और उन्होंने ये पाया कि जो पब्लिक सर्वर, क्योंकि हमारी सारी चीजें पब्लिक सर्वर के ऊपर में ज्यादा हैं और वीक वेब हमारे सर्वर्स हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। जब तक आप इसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपने देश की, हमारे देश में ही सर्वर हो, हमारे देश में स्ट्रांग हो, उसको फायरवॉल को कोई क्रॉस ना कर पाए। तो देखिए जो सबसे बड़ी बात जो आपने अभी बताई, जो आपने एक दिया ना 2009 से 1 दशक पहले वो अटैक कर रहे थे। यह NIC पे जब अटैक आया था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ऊपर, और जब आया 2016 में ये शिफ्ट करके पूरे विश्व में 15 में उनकी ये हुई थी एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में। जब उनकी एग्रीमेंट हुई तो उन्होंने एक्शंस लिया, उनका एक साइबर एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट से, पूरा का पूरा उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि कैसे हम अपने साइबर डिफेंस को बढ़ाएं और कैसे ये बनाएं कि साइबर जब थ्रेट करते हैं या साइबर अटैक करते हैं तो वो न पकड़े जाएं। उसके ऊपर में उन्होंने बहुत सारे आर्मी बनाई है, जैसे आप कहते हैं रेड इको आर्मी, जैसे APT-10। ये जो चीजें हुई हैं, जो खास करके आपको देखना है, ये जो 12 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं ना 2020, वो एक दिन आप याद रखिए। उसके पहले जो आप देखें कैलाश रेंज पर जब हम लोग गए अगस्त के महीने, उसके बाद चाइनीज को यह पता लग गया कि वो कन्वेंशनली इन बॉर्डरों पर कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया अपना। ये पहले करते थे, मगर अब कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो साइबर थेफ्ट हो रही है, साइबर एस्पियोनाज हो रहा है, वो सबोटाज से एस्पियोनाज में आ गए। साइबर जो सबवर्जन था वो तो चल ही रहा है जी। इन चीजों को करना पड़ेगा। हमने आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे साथ सुमित मौजूद है, उनके पास आने से पहले मैं आपको कुछ बहुत शॉकिंग चीजें दिखा रहा हूं। आइए जरा किन किन कंपनियों को अलग अलग रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं चाइनीज हैकर्स ने टारगेट किया है। यहां पर देखें, ONGC, IRCTC, सरकारी बैंक, सरकारी डेटा सेंटर, पावर ग्रिड, निजी कंपनियां, इन सब को चाइनीज हैकर्स ने टारगेट किया है। भारत सरकार, कई उद्योगपतियों, सबको, इन सबको टारगेट किया गया है।
कई बड़े उद्योगपतियों को भी टारगेट किया गया है। मेरे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, बहुत क्विकली मुझे एक बात बताइए, क्या भारत के पास भी पीएलए की तरह कोई साइबर आर्मी तैयार कर रहे हैं हम लोग? देखिए, हमारे पास अलग अलग विंग है निशांत, जो साइबर वॉरफेयर से लड़ने के लिए या फिर उनको काउंटर करने के लिए काम करते हैं। ना सिर्फ साइबर बल्कि केमिकल, बायोलॉजिकल की अटैक भी हो जाते हैं, तब भी हमारी तैयारियां हैं। और सिन्हा साहब को भी पता होगा कि पिछले 10 सालों से इसकी बाकायदा एक्सरसाइज भी की जाती है। आपको याद होगा कि अभी अमेरिका के साथ भी हमारी एक एक्सरसाइज चली थी, तब भी इस तरीके के साझा अभियानों को किया जाता है या फिर इन चीज़ों को आपस में साझा किया जाता है ताकि इन चीज़ों से, इन अटैक से बचा जा सके। और ख़ास तौर पर इन अटैक्स को लेकर हमारे ऑन ग्राउंड सोल्जर्स को ये लगातार पढ़ाया जाता है या फिर उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो इस तरीके की किसी ईमेल पर, किसी भी मैसेज पर या फिर किसी भी पिन पॉइंट लोकेशन पर इस तरीके के एक्सेस को ना करें। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय सोल्जर्स को बताई जाती हैं, इंप्लीमेंट की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब ना सिर्फ हमारी खास तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ को या फिर हमारी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को, आर्मी को, बल्कि अब हमारे जो दूसरे पावर सेक्टर्स हैं या फिर हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनको भी अटैक करने की कवायद चीन की तरफ से लगातार ये हैकर करना। मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक बड़ी खबर, मैं अभी इसीलिए फोन में देख रहा था, मनीष ने, बल्कि अश्विनी ने, राहुल अगर आप मुझे नीचे रखे तो बेहतर होगा, अश्विनी ने एक खबर दी है। वो खबर यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक साइबर अटैक को लेकर बड़ा बयान आ रहा है। मैं ये खबर अभी आपको कुछ ही क्षणों में दिखाने जा रहा हूं। आप हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो बने रहिए, खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जल्द से ना, वेरी क्विकली। अभी के जो हालात आपको दिख रहे हैं उसको देखकर क्या हम इस अलग तरीके के वॉरफेयर से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं? देखिए, हम तैयार हैं भी और नहीं भी हैं। देखिए, साइबर कमांड का स्थापना होने वाला है, आपको पता ही है, इस अगले महीने हमारा हो जाएगा। और हम इस मिलिट्री तरीके से, क्योंकि हम कोई भी उनके एप्लीकेशंस को नहीं यूज करते हैं, भारत के मिलिट्री ने अपना एक ये बना रहे हैं जिसके ऊपर सारा का सारा हमारा राइडिंग होगा, जो भी हम साइबर कार्रवाइयां करते हैं। तो हम उस तरह से तो सेफ हैं। जो है पब्लिक डोमेन में आ जाइए, उसमें मैं मानता हूं कि 50% काम करने की जरूरत है। जब आप ले लीजिए, जब आप सीरम इंस्टीट्यूट की बात कीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर में वो आपके सप्लाई चेन को हिट किया है। उन्होंने आपके सीरम इंस्टीट्यूट वाली खबर पे आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या हमारे पास अलग अलग विंग्स तैयार हैं कि नहीं है? हमारे पास ये पूरी की पूरी तैयारी है। फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर में साइबर कमांड का स्थापना हो रहा है और हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये कहना कि हमने हमारी कार्रवाइयां लास्ट 15 सालों से चल रही है, तो ये चीजें आपको जमीन पे नहीं मिलेंगी, ना तो ये बताया जाता है। और इन चीजों के ऊपर में हम उनसे ज्यादा, क्योंकि हमारा तो मानते हैं सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग यहाँ होती है, हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है। यदि हम चाहें तो हम इतनी बड़ी साइबर आर्मी खड़ा कर सकते हैं कि वर्ल्ड दंग रह जाएगा। मगर इंडिया ऑफेंसिव तरीके से नहीं जाना चाहता है, साइबर अटैक कभी नहीं करेगा, साइबर थ्रेट कभी नहीं करेगा। हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत पे लगते हुए जो भी हम चीजें करेंगे वो साइबर डिफेंस के ऊपर में ज्यादा कार्रवाइयां थोड़ा सा रखूंगा। मैं चाहूंगा राहुल, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रजनीश मेदांता हॉस्पिटल से, उनको भी फ्रेम में दिखाएं। शिवानगी भी आ चुकी हैं। बड़ी खबर, साइबर रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। बड़ी खबर, साइबर अटैक का खतरा पूरे भारत पर है, अनिल देशमुख ने कहा। गंभीर मसले पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से हुई चर्चा। अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, कुछ देर पहले ही विधान भवन में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया और साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से कल शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किस तरह से साइबर अटैक हुआ है और साइबर महाराष्ट्र की जो साइबर टीम है उन्होंने फाइंडिंग जो उनकी आई है उसके बाद आर.के. सिंह जो स्टेट पावर मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने आज सुबह जो है बातचीत की है अनिल देशमुख से और जो कुछ भी बातें अनिल देशमुख ने उन्हें बताई हैं उस पर उन्होंने भी हामी भरी और कहा है कि हाँ, आप जो बातें बता रहे हैं ये सही है और इसको लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। साथ ही अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जाता रहा है विपक्ष द्वारा, खासतौर पे महाराष्ट्र में, कि जो पावर ग्रिड फेलियर हुआ वो
सिर्फ उसे छुपाने के लिए, कर्मचारियों की बात छुपाने के लिए अब उसे साइबर अटैक की बात कही जा रही है। यही वजह है कि अब मैं एक बड़ी खबर पे आ रहा हूं। पॉइंट टेकन। कुमार कुंदन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे पता है कि भारत की तरफ से इस खबर पे डिनायल आ गया है, लेकिन मैं इस खबर को रॉयटर्स के हवाले से बार बार बता रहा हूं। डॉक्टर रजनीश के पास भी मैं आ रहा हूं। भारत से छिड़े चीन का एक और धोखे का खुलासा। चीनी हैकर्स ने सीरम और भारत बायोटेक को बनाया निशाना। हैकर्स ने की कोरोना टीके के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फार्मा के हवाले से रॉयटर्स का खुलासा। चीन ने भारतीय वैक्सीन कंपनियों के आईटी सिस्टम को टारगेट किया। कुमार कुंदन, बहुत बड़ी खबर है, यानी कि वो वैक्सीन वॉर हार रहे हैं, इसलिए अब ऐसी हरकत पर आ गए। निश्चित रूप से सरकारी तौर पर इस पूरे मामले का बेशक खंडन किया जा रहा है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जब से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम खास करके शुरू हुआ है उसके बाद से ही इस तरह के अटैक देखे जा रहे हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसको अगर हैक कर लिया जाए तो उस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो फार्मूला है, जिस तरीके का फार्मूला भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने ईजाद किया कोरोना की वैक्सीन बनाने में, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है। शायद यही वजह है कि उसको भी फार्मूला को चुराने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए साइबर हमले की कोशिश की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे फिर कहना चाहूंगा कि इस पे सरकार कुछ नहीं कह रही, लेकिन हाँ, दबी जुबान से सब जरूर कह रहे हैं कि ये हमला चाइनीज हैकर की तरफ से हुआ है। आप जो बता रहे हैं अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। मैं इसकी डिटेलिंग करना चाहूंगा, आइए जरा यहाँ पर, और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। जरा प्ले करें इसको। यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है, कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की साजिश। चीनी हैकर्स ने भारतीय कोरोना के टीके के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश की। नंबर 1, चीन के सरकारी हैकर्स ने हाल ही में सीरम और भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम को टारगेट किया। चीनी हैकर्स के समूह ने APT10 ने दोनों वैक्सीन कंपनियों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में खामी की पहचान की। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स ने पतंजलि और एम्स को भी निशाना बनाया है। भारत के अलावा जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और जर्मनी समेत 12 देश चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर रजनीश के पास। सर, ये अपने आप में कितना बड़ा थ्रेट है? क्योंकि आप जिस संस्थान के लिए काम करते हैं वहां पर भी आईटी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, और ये बड़े बड़े ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, यहां तक कि अब वैक्सीनेशन हब्स को भी टारगेट कर रहे हैं चाइनीज हैकर्स। बिल्कुल, आजकल के दौर में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। एक किसी भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना चाहें। नाउ वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया इज द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर द ग्लोब। सो अगर, एंड ऑब्वियसली यू नो, टू आवर नॉलेज आईटी इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल, वेदर वो डेटाबेस को मेंटेन करने का बात है, 60 इयर्स के ऊपर का डेटाबेस है या फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटाबेस है, फिर उसके आगे बढ़ना है, तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से तभी चल सकता है अगर वो आईटी डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा प्रोग्राम चल रहा हो। अब कहीं ना कहीं इसको ये माने भी किसी ने उसको सारे को हैक कर लिया और उसको डिसरप्ट कर दिया या उसको करप्ट कर दिया वायरस से, तो वो सारा डेटाबेस खराब हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर जो डिले आएंगे या जो परेशानियां, जो डिफिकल्टीज आएंगी वो अलग लेवल का होगा। So I think this is a huge vulnerable situation which China is trying to create, which hackers are trying to create, you know, and if they are successful, they can actually make a big dent into the system of all the vaccination program. अब जो आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, मैं आपसे एक चीज यहां पर समझना चाहूंगा। आप खुद बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप लोग अपने गार्ड्स कैसे ले रहे हैं? Yeah, so this depends on the IT guys, but everywhere where the IT system is strong and you know, and the data is immense, जहाँ पे भी ज़्यादा डेटा है और वर्कर्स ज़्यादा हैं और important information हैं, जैसे पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन लगाएं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन माना जाता है। सो गार्ड्स में एक प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं
सो नॉर्मली क्या होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम के लेयर्स होते हैं। आई वाज टॉकिंग टू आईटी गाय, तो लेयर्स को बढ़ा दिया जाता है। सो एक लेयर ना रहकर 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाया जाए। ये आईटी सिस्टम, आईटी हब से निकला हुआ स्टेटमेंट है दैट इट हैज टू बी 3 और 4 लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम वेयर देन हैकिंग बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो वो मुझे ऑलमोस्ट क्लैरिटी है भी बड़े बड़े चीज़ों में, जैसे पूना का वैक्सीन का माने डेटा या किसी चीज़ का और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का माने, तो वहाँ पे ये चीज़ हमेशा पहले सोचा जाता होगा जहाँ पे लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स हों। एक लेयर को ब्रीच हो जाए तो दूसरा लेयर ब्रीच हो जाए तो तीसरा लेयर, तो उसके चलते ही हम ये चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आई एम श्योर वी आर ऑल्सो डूइंग इट, एंड हैकर्स ऑल्दो देयर इज अटेम्प्ट, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच सक्सेसफुल हैकर्स वुड हैव बीन। उनका कितना उनको जो चाहिए था वो मिला होगा या वो डिसरप्ट करने में कामयाब रहे होंगे, इसके बारे में जानकारी अभी तक हमें तो नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो तो प्लीज शेयर करें। सर, अभी जो जानकारी आ रही है साइबर अटैक पर, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। साइबर अटैक को लेकर सतर्क हैं हम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा साइबर सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कुमार कुंदन, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल निशांत, ऐसा बताया जा रहा है अभी अभी राम सेवक शर्मा जो कोविन ऐप जो बनाया गया है जिसके जरिए सबका टीकाकरण हो रहा है, ये एम्पावर ग्रुप के जो है अध्यक्ष हैं मतलब, और इसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साइबर का जो थ्रेट है इससे हम पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी है और सरकार सतर्क है और इसको लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से साइबर अटैक एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हम सतर्क हैं और सरकार जो है इसको लेकर प्रभावी कदम उठा रही है। इसका मतलब साफ है कि जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं निशांत, उस पे सरकार कहीं न कहीं मुहर लगा रही है कि निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है, लेकिन चूंकि उसके पास पुख्ता प्रमाण नहीं कि कौन कर रहा है, इसलिए बार बार वो ये कह रही है कि इस तरह के अटैक हो रहे हैं और इसको लेकर हम सतर्क हैं। पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें निशांत, तो इस तरह के अटैक्स काफी ज्यादा हुए हैं और उसी को लेकर इस तरह की बातें की जा रही है। आप जो बता रहे हैं मुझे, मैं यहाँ पर आपकी इस खबर की बात मैं समझ गया, आपने एक बहुत अच्छा कॉल दिया है, लेकिन मेरे पास एक और शिवांगी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है मेरे साथ और ये खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ उमड़ी है। सीधे शॉट्स के साथ दिखाएं राहुल। भारी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की गई है। भारी भीड़ के से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा। ये अच्छा, इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, कोमॉर्बिड लोग भी हैं। ये देखें आप, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मुंबई में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। मैं सीधे चलूंगा शिवांगी के पास। शिवांगी, ये क्या मजाक है? एक तरफ उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, और जो उनके अंडर में है उसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने हैं और बीकेसी कोविड सेंटर की ये तस्वीरें हैं और ये सारी तस्वीरें तब की हैं जब अचानक से सर्वर डाउन हो गया था। लोग लगातार आ रहे हैं। कल की बात अगर हम करें तो कल के मुकाबले आज दुगना वहाँ पर भीड़ थी और जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर लोग क्लूलेस नजर आए। उन्हें बिल्कुल भी ये पता नहीं है क्योंकि ऐप काम नहीं कर रहा, यहाँ सर्वर डाउन है और भारी संख्या में खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कड़ी धूप में भीड़ में वहाँ पर खड़े नजर आए। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत कीजिए। इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई कि एक व्यक्ति वैक्सीन ले लेकिन वहाँ 200 लोग जो हैं वो संक्रमित हो जाए। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं और यही तस्वीरें जितने भी कोविड सेंटर्स थे ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। निशान, आप जो बता रही हैं मुझे हैरान करने वाली बात है, सरकार का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया अभी तक? पूरी घटना के बाद जब हमने बीएमसी के लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब सर्वर डाउन हुआ था तब इस तरह की तस्वीरें थी, लेकिन इसे कुछ देर बाद ही ठीक कर लिया गया और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं जब उन्हें पता है कि इतनी भारी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए आएंगे तो तैयारियां पहले से ही कड़ी क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं ये तय किया गया कि जो भी लोग आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? ऐप अगर सही से नहीं चल रहा तो एक लिमिट बनाया जाए कि कितने लोग एक बार में आ सकते हैं और ये वैक्सीन ले सकते हैं। लोग
घंटों इंतजार करते हुए नजर आए। निशान 4 घंटे 5 घंटे बुजुर्ग लोग कड़ी धूप में और उसके बाद एक दूसरे पर चढ़ते हुए भीतर अंदर वैक्सीन लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है और इसे दुरुस्त करने की बेहद सख्त जरूरत है। सिस्टम का फेलियर है, बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है। एक बड़ी खबर मेरे पास से आ रही है, WHO ने कहा इस साल खत्म नहीं होने वाला कोरोना महामारी। और जो मुंबई की तस्वीरें, उससे तो मुझे कहीं से नहीं लगता दुनिया के 10वीं सदी से भी कम लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी मौजूद। सिर्फ ज्यादा आबादी वाले जगहों पर 50 से 60% लोगों में एंटीबॉडी विकसित है। ग्रुप हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका टीकाकरण है, WHO ने कहा। मैं सीधे चलूंगा और मैं चाहूंगा इसकी वॉल ग्राफिक्स सीधे ऑन एयर प्ले कर दे। राहुल सीधे चलूंगा, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। सर, WHO का ये जो स्टेटमेंट है, आप इसको कैसे असेस करते हैं? जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट है कि वैक्सीन आ गया है, सब ठीक हो गया है, आई थिंक ये बहुत बड़ा वार्निंग कॉल है। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक वैक्सीन आना एक डेफिनेटली हमारे लिए प्रोडक्टिव बात है, बेनिफिशियल बात है सोसाइटी के लिए, दैट हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जाएगा। सो एक तो चीज मैं वैक्सीन के अंदर का बताऊंगा। सो वैक्सीन यूजुअली वैक्सीनेशन इज नॉट, इट डज नॉट प्रोवाइड 100% इम्यूनिटी। सो उसमें 90% 85% इम्यूनिटीज आता है। एंटीबॉडी टाइटर्स जो वैक्सीन से प्रोड्यूस होते हैं वो भी वेरिएबल होते हैं। सो अब वो मान लीजिए 10 लोग को वैक्सीन लगा, 8 लोगों को उसने अच्छे से एंटीबॉडी टाइटर दिया जो इस डिजीज के होने के से इम्यून भी हो गया, बट 1 या 2 लोग ऐसा डेफिनेटली रहेगा जो फिर भी वल्नरेबल रहेंगे। सो ये बिल्कुल नहीं माने दैट वैक्सीनेशन लगने से हम सारा प्रिकॉशंस को बंद कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये मिथ है। हमें वैसे ही प्रिकॉशंस लेते रहना है। कोरोना के जाने के कोई आसार नहीं है। कोरोना इज स्टिल प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी। एंड एक और चीज, किसी को अगर वैक्सीनेशन से कोई इंसान इम्यून हो जाता है कोरोना के से, बट दैट गाय स्टिल कैन बी अ सोर्स टू अदर्स। कोरोना वायरस उसके नेजोफ्रेंजियल ट्रैक्ट में या ओरल म्यूकोजा में आ सकता है, उसको डिजीज नहीं करेगा, बट वो दूसरों के लिए सोर्स बन सकता है। सो इसलिए वैक्सीनेशन इज अ एडिड बोनस जो हमें सबको लेना चाहिए। अगर उसके बारे में किसी को सोसाइटी में इनहिबिशन है तो वो इनहिबिशन नहीं रखें, मैं आपको वो सबको लेना कुछ चाहिए। शेयर करने जा रहा हूं डॉक्टर साहब, आपने जो बात बताई, आइए जरा यहां पर अपने दर्शकों को कुछ दिखाने जा रहा हूं और इसको आप देखें और समझें। यहां पर जो हमारे पास डिटेलिंग है इसको देखें। वैक्सीन से कोरोना कब तक खत्म होगा? यूएस के डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा है कि 70 से 85% लोगों को वैक्सीन लगने के बाद हालात सामान्य होंगे। नेक्स्ट, इजराइल में यहां पर जिस तरीके से दुनिया भर में वैक्सीन दी जा रही है उससे कोरोना खत्म होने में अभी 7 साल लगेंगे। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें यहां पर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया में वैक्सीनेशन रेट अभी करीब, ये देखें आप, रेट में अभी करीब 45, बल्कि ये कहा जाए 45,40,345 डोज रोजाना है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। इस रफ्तार से 7 साल लग जाएंगे 75% आबादी को वैक्सीन की 2 डोज देने में। नेक्स्ट, यहां पर एक और चीज है, दुनिया में इजराइल में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। इजराइल में 2 महीने के अंदर 75% आबादी का वैक्सीनेशन हुआ। नेक्स्ट, अमेरिका में 2022 के नए साल तक 75% आबादी को वैक्सीन मिलेगा। नेक्स्ट, कनाडा में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हो गई है। कनाडा में अभी के हालात से 75% आबादी को वैक्सीन देने में 10 साल लग जाएंगे। 2 डोज के बजाय सिंगल डोज से तेजी से आबादी को वैक्सीन दिया जा सकेगा, ये एक अच्छी बात है। जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल डोज वैक्सीन जो है उनकी, उससे ज्यादा तेजी से आबादी को वो वैक्सीन लगेगा। और ये हमारे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है। लेकिन इस खबर पर आने के बाद अपने सभी दर्शकों को, सभी मेहमानों को हम शुक्रिया कहेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बड़ी प्यारी तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। दिल्ली के आर अस्पताल में लगवाया टीका। कम समय में वैक्सीन बनाने के लिए डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों को आभार जताया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।